जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। बहुत जैसे कहते हैं ना, डिस्टॉर्टेड हुई आवाज़ आ रही है आपकी। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी सर, मेरी आपकी आवाज आपको अब क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर, क्लियर नहीं है सर आपकी आवाज़। नहीं सर, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। मैं ना अपना माइक चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। अब मेरी आवाज कैसे? मैं स्टार्ट कर दूं क्लास? जी सर, टाइम हो गया, स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू। जी थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? बच्चों सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं और क्लियरली सुन पा रहे हैं? दैट्स फाइन, ग्रेट। ओके बच्चों, ले बच्चों, वी गोना स्टार्ट विद सम वर्सेस ऑफ कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत शताअ वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों, हम आईएएस 32 और आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। हमने कुछ बातें की थी डेफिनेशन की हद तक, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमने डेवलप किया था। तो हम आज उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जस्ट विद इन अ मिनट हम एक गो थ्रू करेंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक का फाइनेंशियल एसेट और दूसरे की इक्विटी या लायबिलिटी अराइज हो। फिर फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन की थी कि कैश, राइट टू रिसीव कैश, दूसरी एंटिटी की इक्विटी, अपनी अपनी ही शेयर्स हमारे हाथ में तो उसको ट्रेजरी शेयर्स कहेंगे, लेकिन अगर दूसरे की किसी के शेयर्स हैं तो उसको फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। फिर राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर मेरे साथ कोई फॉरवर्ड एग्रीमेंट में किसी के साथ कर दूं और वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट मेरी फेवर में हो, मुझे फेवरेबल लग रहा हो, तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन अगर वही फॉरवर्ड एग्रीमेंट मेरे अगेंस्ट चला जाए, मेरे फेवर में ना हो, अनफेवरेबल हो, तो वही लायबिलिटी बन जाएगा। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था टू डिलीवर कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। फिर हमने साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की कि जैसे कौन सी चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कौन सी चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से हमें कंक्लूड हमने किया था कि हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जरूरी नहीं है। हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों? तो फिर उसके बाद हमने इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ी और फिर फाइनली हमने जो आखिरी चीज डिस्कस की थी इन लास्ट लेक्चर, दैट वाज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आईएएस 32 इनफैक्ट डिस्कस क्या कर रहा है, वो इसी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है आईएएस 32 कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है और कौन सी चीज इक्विटी है। तो ये तीन चीजें ही मिलके वो बनती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। एक का तो फाइनेंशियल एसेट हो गया, लेकिन दूसरे के लिए या इक्विटी या लायबिलिटी। तो टोटल तीन टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती है, एक की एसेट और दूसरी पार्टी की या इक्विटी या लायबिलिटी। तो समटाइम कंफ्यूजन होती है कि एसेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा और लायबिलिटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और इससे भी बढ़ के कंफ्यूजन ये होती है कि यार ये जो चीज हमारे पास है कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। जैसे आई गिव यू एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट। मैंने आपके साथ ना एक मजाक में, एक लतीफे में की शेप में मैंने एक वर्ड यूज किया था कि सुबह आपको लगता है कि ये एसेट है, शाम को लगता है आपको लायबिलिटी है फॉरवर्ड एग्रीमेंट। तो देयर इज कंफ्यूजन। वी नीड टू डिसाइड कि ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट हमारे हाथ में है ये एसेट है कि लायबिलिटी है। ये सम टाइम आपको लगता है कि एसेट है, सम टाइम आपको लगता है 2 घंटे बाद आपको लगे लायबिलिटी है। मैंने कहा था मजाक के तौर पे, बिल्कुल वाइफ की तरह। तो इनफैक्ट हो सकता है सुबह हमारी फेवर में है ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट, तो ये
एसेट है। हो सकता है अगले ही दिन या शाम को हमें लगता है कि हमारी ये फेवरेबल नहीं रहा, हो सकता है ये लाइबिलिटी बन जाए। तो IAS 32 ने ये कंफ्यूजन पहले दूर की कि किसको एसेट कहेंगे, किसको लाइबिलिटी कहेंगे। फेवर में होगा तो एसेट, फेवर में नहीं होगा तो लाइबिलिटी। ये confusion एग्रीमेंट्स के अंदर नहीं होती। मतलब कैश के ऊपर कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि एसेट है कि लाइबिलिटी है। क्या डेटर के ऊपर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि लाइबिलिटी है कि एसेट है? नहीं, ये क्लियरली एसेट है। तो कंफ्यूजन किसके ऊपर हो सकती थी? फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर, वो उसने क्लियर किया। फिर एक कंफ्यूजन और अराइज होती है कि जो हम डिबेंचर इशू करते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये इक्विटी है कि लायबिलिटी? तो IAS 32 ने ये भी कंफ्यूजन दूर की कि ये इक्विटी भी है, लायबिलिटी भी है एट अ टाइम। एक ही वक्त में ये एसेट भी होंगे और लायबिलिटी भी होंगे। फिर एक और कंफ्यूजन हमने डिस्कस की थी कि प्रेफरेंस शेयर्स ये एसेट होते हैं कि लायबिलिटी होते हैं। तो पता चला कि वो भी कंफ्यूजन हमारी दूर की IAS 32 ने कि प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर equity, sorry, redeemable preference shares are liability, but if they are irredeemable they will be treated as equity. तो IAS 32 का मतलब देखिए वो क्या डिस्कस क्या कर रहा है, वो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है कि कौन सी चीज एसेट है या लाइबिलिटी है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है या इक्विटी है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है। दोनों आईडी खराब है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सिस्टम में कोई आपका मसला होगा। करिए। तो वी गोना डिस्कस नाउ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इन डिटेल कि एक ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्टिबल हैं, अभी तो लायबिलिटी है, फ्यूचर में इक्विटी बन जाएंगी। नाउ हाउ टू स्प्लिट। मैंने आखिरी क्लास के अंदर ये बता दिया था, ये हिंट दिया था कि जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एट अ टाइम इक्विटी भी है, लायबिलिटी भी है, इसीलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड मीन मिक्सचर, मिक्सचर, दे आर इक्विटी एंड लायबिलिटी बोथ। तो आज हम ना इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे। हाउ वी बाइफरकेट टोटल अमाउंट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर इनटू इक्विटी एंड डेट। फॉर एग्जांपल वी आर इशूइंग डिबेंचर ऑफ 1 मिलियन, तो इसमें से कितना डेट होगा, कितनी इक्विटी होगी, ये बात आज हम करेंगे इन डिटेल। और बच्चों ये जो मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं अभी, ये एग्जाम में बड़ी दफा पूछी गई है। एग्जाम कौन से एग्जाम में? एक तो है आपका एग्जाम AFACR, एक इससे पहले होता था AFA का पेपर। AFA का पेपर जब होता था वो इससे थोड़ा सा कम एडवांस होता था। मतलब स्टेज 4 और स्टेज 5 होती थी ना जब पहले ICMA में, तो स्टेज 4 के अंदर IAS 32 होता था और स्टेज 5 के अंदर IFRS 9 या IAS 39 होता था। तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट वहां पे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता था। तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से बाइफरकेट करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे और कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे जरूर बताएंगे, तो मैं आपके सामने विद कैलकुलेशन ये बात डिस्कस करने लगा हूँ। शुड आई स्टार्ट बच्चों? नहीं बच्चों, एक एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको। एक एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखें। ए लिमिटेड issued debentures, बल्कि इस तरह से लिखें 6% debentures of ₹5 million at, बच्चों आपके पास कैलकुलेटर होने चाहिए ये वर्किंग करते वक्त ना। 1 जनवरी 2017। अच्छा बच्चों, 6% डिबेंचर का मतलब क्या होता है? 6% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। 6% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है।
अगली बात, दे आर कन्वर्टिबल in 3 years time into ordinary shares. अच्छा बच्चों, एक बात जो है ना वो अंडरस्टूड ये है कि कन्वर्टिबल कोई बाय फोर्स नहीं होता, ऑप्शन होती है। यानी कि ऑप्शन का मतलब है कि अगर डिबेंचर होल्डर इसको कन्वर्ट करवाना चाहे तो उसका राइट है, लेकिन अगर वो ना करवाना चाहे तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बच्चों, एक लफ्ज जो अंग्रेजी का है ऑप्शन, मैंने बोला है, इस ऑप्शन को कोई मुझे मतलब बताए। ऑप्शन किसे कहते हैं? ये आगे चल के काम आना है, ऑप्शन का लफ्ज काम आना है, तो ऑप्शन का कोई मुझे मतलब बताएं। अंग्रेजी का लफ्ज है, मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को छोड़ दें। और ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन, 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 चॉइस। शाहताज अली खान ने कहा चॉइस, अल्टरनेटिव। बच्चों, चॉइस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब चॉइस, चॉइस का मतलब क्या होता है? शादी करना ये ऑप्शन है? है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन है? मतलब आपकी मर्जी आप करें, आपकी मर्जी ना करें। बच्चों, हमारे मुआशरे में ना शादी करना ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। तो ऑप्शन का मतलब होता है आपका राइट तो हो, टेक्निकल मीनिंग राइट तो हो, लेकिन विदाउट ऑब्लिगेशन हो। मैं करना चाहूं कोई भी काम तो मुझे कोई रोक ना सके, मैं ना करना चाहूं तो कोई मुझे फोर्स ना कर सके। मेरा राइट तो है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन का मतलब होता है मैं करना चाहूं तो मुझे कोई रोक ना सके। फिर सुनना, मैं ना करना चाहूं तो कोई मुझे फोर्स ना कर सके। ठीक है? तो जो बच्चे ये समझ लेते ना चॉइस, भूल जाएं, मशरकी लोग हैं आप सब। ठीक है ना? तो जो पेरेंट्स ने कह दिया वो करना पड़ता, ऑप्शन कोई नहीं होती। ठीक है? तो आप करना चाहे, ऑप्शन तो कहते हैं आप करना चाहें तो कोई आपको रोक ना सके। यहाँ तो 100 बंदे रोकने वाले होते हैं। ना करना चाहें तो आपको कोई फोर्स ना कर सके। आपकी मजाल है, आप रोक के दिखाएं शादी को। तो ऑप्शन का मतलब है यू हैव राइट बट नो ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया बच्चों? ये टेक्निकल मीनिंग आपको समझ आया? राइट तो है, ऑब्लिगेशन नहीं। मैं लेना चाहूं डिबेंचर के बदले में शेयर्स तो मेरा ये राइट है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ना लेना चाहूं तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। राव तुम्हारी सोच है, ठीक है ना? क्योंकि आप हैं भी राव, तो काफी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मजाल ही नहीं है बच्चे की, बड़ों ने जो फैसला कर दिया कर दिया। तो आपकी ये सोच है कि आपकी ऑप्शन होगी। तो बच्चों, अब ना जरा इस पे आते हैं, डिबेंचर के ऊपर स्पेसिफिक हो जाए। अगर कोई
अगर कोई डिबेंचर होल्डर शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहे तो उसको कोई रोक ना सके, और अगर ना करवाना चाहे कन्वर्ट तो उसको कोई मजबूर ना कर सके। तो मेरी देखिएगा मेरी वर्डिंग, दे आर कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, कन्वर्ट होने के काबिल हैं। तो यानी कि कोई कन्वर्टिबल का मतलब ये नहीं है कि लाजमी कन्वर्ट होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऑप्शन दी जा रही है, कन्वर्ट करवाना चाहे तो हो सकता है, नहीं करवाना चाहे तो नहीं। अच्छा, जो कन्वर्ट नहीं करवाएगा वो क्या करवाएगा? रिडीम करवाएगा। दे आर कन्वर्टेबल इन 3 year टाइम इन ऑर्डिनरी शेयर्स और दे कैन बी रिडीम। या ये कन्वर्ट हो जाएंगे या ये रिडीम हो जाएंगे, रिडीम्ड एट दैट डेट। किस वैल्यू पे? एट पार। पार का मतलब समझते हैं आप? फेस वैल्यू पे। या तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या पार पे रिडीम हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमने दे दी अपने डिबेंचर होल्डर को, उनकी मर्जी, वो जैसे मर्जी करें। ठीक हो गया बच्चों? अब मार्केट इंटरेस्ट रेट है, जिसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। is 10% on similar debentures without option of conversion। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास जर्नल एंट्रीज for all 3 years और डिस्क्लोजर भी। मैं कंप्लीट आपके साथ में पिक्चर शो करना चाहता हूं कि क्या क्या अकाउंटिंग होगी विद रेलेवेंट एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ले जी बच्चों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करने लगा। ये एग्जाम लेवल एग्जांपल है, बिल्कुल इस तरह का जो है ना वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ी बहुत फिगर चेंज के साथ रेट चेंज होगा या अमाउंट चेंज होगी। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है और आ भी सकता है। जी बच्चों, करें? तो सुने, तो सुने, इन्वेस्टर क्या बेवकूफ है जो ऐसे डिबेंचर में इन्वेस्ट करे जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 6% है, हालांकि मार्केट में इसी तरह के डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है 10%। 10% है मार्केट रेट, तो वो क्यों आपके डिबेंचर में इन्वेस्ट करे जहां पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6% है? जी बच्चों, क्या इन्वेस्टर बेवकूफ है ऐसी इन्वेस्टमेंट करे? मतलब डिबेंचर लेने वाला इन्वेस्टर है ना, तो वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट इस डिबेंचर में करे, उसको क्या इसमें अट्रैक्शन नजर आ रही है कि वो इस डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेगा? मुझे तो लग रहा है कि वो बेवकूफी करेगा अगर इस तरह के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरह के डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट मिलता है, यहाँ पे 6%। यस जिशान अतर, उसको अट्रैक्शन जो नजर आ रही है ना कि कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स में, और जब ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको बड़ा फायदा होगा। हाँ, ऑप्शन। तो जो बच्चों मैं कहना चाह रहा था वो आपने बोल दिया कि असल में ही इज पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट
या ऐसे कहना है वो ऐसे चीप डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब वैसे तो चीप डिबेंचर है ये। चीप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका रेट मार्केट से कम है, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है क्योंकि उसको फ्यूचर बेनिफिट नजर आ रहा है कन्वर्जन के वक्त। ठीक है, तो बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपके साथ 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 शेयर कर दूं जो कि इस क्वेश्चन में यूज तो हो रही है, लेकिन उनकी कुछ जनरल मीनिंग है जो आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगे। एक लफ्ज होता है कूपन रेट, एक लफ्ज होता है मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट। कूपन रेट इस क्वेश्चन में 6% है, मार्केट रेट इस क्वेश्चन में 10% है। तो 6% कूपन रेट किसे कहते हैं? जो डिबेंचर के फेस पे लिखा होता है, जो डिबेंचर के फेस पे लिखा होता है कि ये आपको मिलेगा। कूपन रेट को नॉमिनल रेट भी कहते हैं, नॉमिनल। यस, अहमद इजाज, कूपन रेट को नॉमिनल भी कहते हैं। नॉमिनल कहते हैं ब्राय नाम जो माथे पे लिखा हुआ है, जो डिबेंचर के फेस के ऊपर लिखा हुआ है। कूपन रेट 6% है, और मार्केट रेट को इफेक्टिव रेट भी कहते हैं 10%। ये दो लफ्ज आपको पता होने चाहिए। अच्छा बच्चों, कूपन रेट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमेशा फेस वैल्यू के साथ। यानी कि मैं अगर आपको कह रहा हूं 6% इंटरेस्ट दूंगा, तो 6% किसका? फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का। ठीक हो गया बच्चों? ये बात मैं थोड़ी देर में मजीद भी क्लियर करता हूं। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं अगर आज इस डिबेंचर की वर्थ वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं एट 1 जनवरी 2017, जो कि है इश्यूएंस डेट, तो देखिएगा इसकी वर्थ या मार्केट, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते होते हैं डिबेंचर की वैल्यू। बच्चों, इतना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किसी भी एसेट की वैल्यू लगाने का एक बेसिक फॉर्मूला जो पाया जाता है वो ये है कि इससे 3 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक कहा राफी साहब। तो 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट होने वाली है 2017 में, 3 लाख की ही इनकम जनरेट होगी 2018 में, और 3 लाख की ही कैश जनरेट होगा 2019 में। और अगर मैं 19 में इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं करवाता, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाता, तो मुझे 50 लाख भी वापस मिलेगा, क्योंकि ये रिडीम हो जाएंगे। और रिडीम होंगे तो किस अमाउंट पे होंगे? पार पे। और पार वैल्यू क्या है? 50 लाख। तो मुझे 2019 में 3 लाख नहीं मिलना, बल्कि 5.3 मिलियन मिलना है। 5 मिलियन ओरिजिनल जो पार वैल्यू थी वो भी मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर ये कन्वर्ट नहीं होते और रिडीम होते हैं, तो इन डिबेंचर से मैं कितना कैश जनरेट कर सकता हूं? बच्चों फिर सुनना, इन डिबेंचर से मैं इन्वेस्टर बन के सोच रहा हूं, मैं इन्वेस्टर, इन डिबेंचर को मैंने खरीदा, तो मैं इन डिबेंचर से कितनी इनकम या कितना कैश जनरेट कर सकता हूँ इन 3 इयर्स? मैं 3 लाख रुपए जनरेट करूंगा, पहले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख रुपए एक साल में, फिर दूसरे साल में भी 3 लाख मिलेगा, सॉरी तीसरे टू साल में भी इंटरप्ट। 3 लाख, और तीसरे साल में मुझे 50 लाख भी वापस मिलेगा, रिडीम हो जाएंगे। तो मुझे टोटल ये कैश फ्लो मिलेंगे इन 3 इयर्स। इज इट क्लियर बच्चों? सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज भी सर आपको काइंडली आ रही है? रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई है आपकी। आज कोई नेट का इशू आ रहा है, स्टेबल नेट नहीं आ रहा, हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो काइंडली आपको होस्ट इसलिए बना दिए, काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैंने कर दी रिकॉर्डिंग।
अच्छा, आई डोंट नो, मेरे एंड पे तो मुझे लग रहा था कि मेरा नेट बिल्कुल आज स्मूथ चल रहा है। आज मुझे मेरे एंड पे तो मुझे नेट इशू मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है इस वक्त तमाम बच्चों को मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है ना। वो बस थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम, वो फौरन रिज्यूम हो गया था प्रॉब्लम। जी जी, ओके, थैंक यू। नाउ बच्चों, टेल मी, ये 3 लाख, 3 लाख और 53 लाख क्लियर है आपको? ये सब क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूँ रिदा साबिर, कि मैं इस डिबेंचर का इन्वेस्टर हूं, मैंने ये डिबेंचर खरीदे हैं। वैसे अभी ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने इशू किया है, लेकिन थोड़ी देर को इन्वेस्टर बन के सोचे, जिसने ये डिबेंचर खरीदे हैं उसको इस डिबेंचर के बदले में क्या मिलना है? उसको पहले साल मिलेगा 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट। ये 3 लाख कहां से आया? 50 लाख के डिबेंचर है और कूपन रेट 6% है। आई हैव डिस्कस विद यू कि कूपन रेट हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं ना। तो पार वैल्यू है 50 लाख रुपया, उसका 6% इंटरेस्ट मिलना है 3 लाख रुपया। जी मैं ये शो कर रहा हूं मार्केट रेट और कूपन रेट। तो कूपन रेट ने हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। तो दोबारा क्वेश्चन पे आ जाए, तो फेस वैल्यू 50 लाख, तो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल में, 3 लाख दूसरे साल में, 3%, 3 लाख तीसरे साल में। किधर वो 10% की बातें बाद में करते हैं। मुजम्मिल, मैंने वो स्क्रीन शो करवा दी थी आपको। जी, रिदा साबिर और बाकी बच्चों का ये मसला हल हो गया कि 3 लाख, 3 लाख और 53 लाख कैसे कैलकुलेट होगा। अभी प्रेजेंट वैल्यू की मैं बात करता हूँ राव साहब, प्रेजेंट वैल्यू में परेशान ना हो। जी अहमद इजाज, मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आता हूँ अभी। जी बच्चों, पहले फ्यूचर कैश फ्लो सब बता दें कि क्लियर है। 3 लाख, 3 लाख और 53 लाख। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन मजे की बात है कि प्रेजेंट वैल्यू किस पे कैलकुलेट करनी है? वो करनी है इफेक्टिव रेट, जो कि है 10%। तो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इफेक्टिव रेट कैलकुलेट। रिदा साबिर 53 लाख, फिर सुन लें, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलना है तीसरे साल में, और तीसरे साल में अगर मैंने डिबेंचर्स को कन्वर्ट ना करवाया ऑर्डिनरी शेयर में, तो मैं 50 लाख के डिबेंचर को रिडीम करवाऊंगा, और रिडीम करवाऊंगा तो 50 लाख रुपए मुझे कैश वापस मिलेगा। तो मुझे टोटल कितना पैसे मिले तीसरे साल में इन डिबेंचर के बदले में? 3 लाख और 50 लाख, 53 लाख। जी रिदा साबिर। चलिए, अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10% पे। तो पहले मैं अगर डिस्काउंट फैक्टर देखूं ना, तो डिस्काउंट फैक्टर आते हैं 0.909, 0.826, ये आप कैलकुलेट करके देख लें, 0.751। तो ये डिस्काउंट फैक्टर सबको कैलकुलेट करने आता है ना, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट फैक्टर का? 1+i की पावर -n। पहले साल का फैक्टर n की जगह 1 पुट करेंगे, दूसरे साल का फैक्टर n की जगह 2 पुट करेंगे, और तीसरे साल का फैक्टर n की जगह 3 पुट करेंगे। जी बच्चों, ये डिस्काउंट फैक्टर सबको क्लियर है? 0.909 आई की जगह पुट करेंगे तीनों में हम 10%, 1.1 की पावर -1, तो 0.909 आया। 1.1 की पावर -2, तो 0.826 आया। 1.1 की पावर -3, 0.751। सब बच्चे कैलकुलेट करके चेक कर लें कि जो डिस्काउंट फैक्टर मैंने लिखे हैं क्या ठीक लिखे हैं। मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ किया है, अदरवाइज तो बड़े लंबे लंबे डिस्काउंट फैक्टर आते हैं। जी बच्चों,
GML एजाज ठीक है, ये तो वो बेसिक मैथ है कि 3 लाख के ऊपर आप एनुअल फैक्टर भी लगा सकते थे और 5 मिलियन की एक सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है। लेकिन अब बच्चों मैं एक एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूं। 3 लाख की, पहले 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है 0.909 के हिसाब से 272,700 272,700। फिर दूसरे साल की 247,800 और तीसरे साल की 5.3 मिलियन है, 0.751 है, तो ये बनी 3,980,300। इन तीनों का सम कर लें, जी बिल्कुल ठीक फरमाया था जीशान ने, 4,500,800। जी बच्चों बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों दोबारा तवज्जो, ये क्या कैलकुलेट किया हमने 4,500,800। असल में ये डिबेंचर की आज वर्थ है जिस दिन इशू हुआ, डिबेंचर की असल वर्थ, इसको मैं वर्थ क्यों कह रहा हूँ, ये डिबेंचर की वैल्यू कैसे हो गया, क्योंकि इस डिबेंचर से जो जो इनकम आनी है फ्यूचर में उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखा तो ये इसकी वैल्यू नजर आती है 4.5 मिलियन। यानी कि अगर इन्वेस्टर इस डिबेंचर को 4.5 मिलियन से ऊपर खरीदता है तो वो घाटे का सौदा करेगा, वो बेवकूफी करेगा। इस डिबेंचर की वर्थ इससे ज्यादा नहीं है। मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है कि क्या वाकई इन्वेस्टर बेवकूफी कर रहा है, 4.5 मिलियन वाला डिबेंचर वो 5 मिलियन का खरीद रहा है, इसकी वर्थ 4.5 मिलियन से ज्यादा नहीं है, बट इन्वेस्टर इज बाइंग these debentures at 5 मिलियन, तो वो 5 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है, क्या वो पागल है, क्यों पे कर रहा है 5 मिलियन एक्स्ट्रा? उसका जवाब आपने मुझे बताया था, वो ऑप्शन की वजह से। तो IAS 32 के अब जज्बात को सुनिएगा। IAS 32 कहता है कि आपने अब ईश्वर बन के सोचे, IAS 32 तो किससे मुखातिब है, डिबेंचर इशू करने वाले से, कि यू आर रिसीविंग कैश 5 मिलियन अगेंस्ट इशू ऑफ दिस डिबेंचर्स। वो कहता है असल में आपकी लाइबिलिटी जो है ना, डिबेंचर जो क्रेडिट होना चाहिए आपका वो 4.5 मिलियन का होना चाहिए, ये डिबेंचर की वर्थ इससे ज्यादा नहीं है। ये जो आपको इन्वेस्टर तकरीबन 4 लाख से ऊपर जो पे कर रहा है वो किस वजह से पे कर रहा है, ये एग्जैक्ट अमाउंट देखिए कितना बनता है, 4 लाख कितना बनता है, वो आपको कितना एक पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है, 5 मिलियन माइनस 4,500,800 4,99,200, वो आपको 4,99,200 एक्स्ट्रा जो दे रहा है ना, रेहान 5 लाख एग्जैक्ट नहीं बनता, 4,99,200 बनता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं किस चक्कर में दे रहा है, वो शेयर्स की अट्रैक्शन की वजह से दे रहा है। तो IAS 32 कहता है कि ये अमाउंट आप इक्विटी में ले जाए, क्योंकि ये अमाउंट आपको किस वजह से मिल रही है, शेयर्स की अट्रैक्शन की वजह से। तो इक्विटी को क्रेडिट करें, इक्विटी में किस जगह किस चीज को क्रेडिट करें, तो वो शेयर इश्यू रिजर्व को एक रिजर्व बना ले जिसका नाम रखें शेयर इशू रिजर्व। ये रिजर्व्स कहां जाते हैं, इक्विटी में, तो इक्विटी को क्रेडिट करें, IAS 32 कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरी उस वर्डिंग पे दोबारा आ जाएं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी और आज भी डिस्कस की थी कि whenever we issue convertible debentures
तो वो इश्यू होते ही पहले दिन इक्विटी भी होंगे, डेट भी होंगे। कितनी इक्विटी और कितना डेट होंगे, तो आज इस एग्जांपल के थ्रू हमें ये पता चला, जैसे इस एग्जांपल का डेटा मैं ले रहा हूं कि वो इनिशियली लायबिलिटी बने 4.5 बिलियन 200 की, 4500,800, और बाकी 4,99,200 इक्विटी में जाएंगे। तो हमने 5 मिलियन के डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ, राफिक कह रहे हैं इक्विटी की लॉजिक समझा दें। हाँ हसन, आपने तो बहुत टेक्निकल बात कर दी। हाँ, राफी के क्वेश्चन का आंसर, पहले राफी के क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं। इक्विटी इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर पागल नहीं है कि 5 मिलियन हमें दे रहा है उन डिबेंचर्स के लिए जिनकी वर्थ 4.5 मिलियन है। वो तकरीबन तकरीबन 5 लाख रुपया, 499,200 एक्स्ट्रा हमें पैसे क्यों दे रहा है? क्या वो पागल है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो इतना बेवकूफ नहीं है। इन्वेस्टर कभी बेवकूफ नहीं होता कि जो इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दे। तो वो क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा? वो इस वजह से दे रहा है कि आप उसको एक लालच दे रहे हैं कि यार फ्यूचर में शेयर इशू होंगे, तो वो शेयर्स की वजह से एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। तो शेयर्स की वजह से एक्स्ट्रा पैसे जो दे रहा है वो इक्विटी में जाएंगे, वो लायबिलिटी में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया राफे? राफे शेख अब्दुल राफे, आपका मसला हल हो गया। जबरदस्त। अब खिजर ने कहा कि कूपन रेट दोबारा समझा दें। तो कूपन रेट बच्चों, मैं ना अभी इस डिस्कशन पे तो भी आऊंगा इन डिटेल, आ जाओ। एक कूपन रेट जो है ना, जो नॉमिनल रेट है वो हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और जो मार्केट रेट है उसका यूज क्या है वो बाद में बताऊंगा। हाँ, मार्केट रेट का एक यूज आपको नजर आया कि हम जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट रेट को यूज करते हैं, लेकिन मार्केट रेट का एक और यूज है, वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये खिजर के सवाल का जवाब था। खिजर, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। हसन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाने वाला। तो अभी आप ठीक कह रहे हैं, वैसे आप जो कह रहे हैं ठीक है। ऑप्शन जो है ना इसकी अलग से वर्थ है मार्केट की। जी ठीक है जी। अब मैसेज को पढ़ ही नहीं रहे। ये देखना उसमें सिर्फ आईडी को लिख रहा है, आईडी तो बोल दी, लेकिन 11,400 किसके है और वो किसके है? ये देखो, ये 47607 आईडी है, इस आईडी का है 5,000 रुपया, और दूसरी आईडी भी नीचे हुई है। आपने किया था नहीं? नहीं सर, इसलिए तो मैं पहले भी आया था, कंफ्यूजन हो गई और अब फिर आना। ये गलत है, मैंने आपको ठीक भी करके भेजा था। जी बच्चों, बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सर वो मुझे भी सर बता रहे थे, वो दूसरा कहते हैं आप नहीं हो यार, आप नहीं। अच्छा, ये 47607 है और ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये 47607 मोहम्मद अहमद है। लेकिन ये कंफ्यूजन थी कि पैसे किसके कितने हैं। और यार अब ये देखो, ये 7, ये किसका मैंने लिखा हुआ है पता नहीं है। ये देखो, ये मैंने किसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया तो ये आ गया। ये 11,750 किसका है? इस आईडी का, अरफान का 79392 का। ठीक हो गया जी बच्चों, मादक के साथ आई एम बैक। मसला हल हो गया बच्चों। मैं मार्केट रेट का एक यूज और बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन आपको ये समझ आ गया कि इनिशियली ये डिबेंचर जो इशू किया, ये थोड़ा इक्विटी में जाएगा और ज्यादातर वैसे लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन हमने बाइफरकेट कर दिया, कुछ अमाउंट इक्विटी में ले गए, कुछ अमाउंट लायबिलिटी में ले गए। तो असल में हम पढ़ क्या रहे हैं? IAS 32 इस कंफ्यूजन को एड्रेस कर रहा है कि जब हम समटाइम ऐसे डिबेंचर इशू कर देते हैं जो इक्विटी भी होते हैं एट अ टाइम और लायबिलिटी भी होते हैं, so we need to split those debenture into equity element and into liability element. ठीक हो गया यहां तक?
ये एंट्री खासतौर पे एंट्री क्लियर है कि हम 5 मिलियन का कैश रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जाएगी इक्विटी में और कुछ जाएगी लायबिलिटी में। बोलो बच्चों, जवाब दें, फिर आगे चले। बोले। चले माशाल्लाह, जिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो खामोश है उनके बारे में हम हुस्न जन रखेंगे कि उनको भी बात समझ आ गई है। चले माशाल्लाह, चले आगे चलते हैं। ये एंट्री कब पास हुई होगी? इक्विटी में जो रिजर्व रखा ना शाहताज, उसका नाम हमने रखा SIR, शेयर इश्यू रिजर्व। नाम को जरा गौर करें। इसके ये वो रिजर्व है जिसके बदले में शेयर इशू होने हैं कभी। ये वो रिजर्व है जिसके बदले में शेयर इशू होने हैं। तो शेयर इशू रिजर्व SIR इक्विटी में किस नाम से जाएगा? शेयर इशू रिजर्व के नाम से। ठीक है शाहताज अली खान, चलें आगे चलते हैं। बच्चों ये एंट्री पास किस दिन हुई? 1 जनवरी 2017 को। नाउ इधर शेयर इशू होना है 3 साल बाद, और अगर 3 साल बाद शेयर इशू ना हुए तो 3 साल बाद बताऊंगा क्या करना है। अभी 3 साल की अकाउंटिंग में मैं कर लूंगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि तीसरे साल में अगर शेयर इशू हो गए तो क्या एंट्रीज पास करनी है, और अगर ना हुए तो क्या एंट्रीज पास करनी है। कोई अच्छी खबर? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। मेरी आवाज इसलिए बंद हो गई थी, मैंने अपना माइक बंद कर दिया था, कॉल आ गई थी। चले मैं दोबारा आता हूँ। सैरिश वेट कर लें, 3 साल की अकाउंटिंग एंट्रीज में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो तीनों सालों में क्या होगा और तीसरे साल के एंड पे क्या होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा सब्र, ठीक है? नहीं बच्चों, 31 दिसंबर 2017 पहले साल का एंड। बच्चों मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है? मेरी लायबिलिटी है 4500,800। मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा 10% के हिसाब से। कितना बनता है? 450,800। अब बच्चों सुने, मार्केट रेट का दूसरा यूज, मार्केट रेट जिसको इफेक्टिव रेट भी कहते हैं, इसका दूसरा यूज सुने। तो मार्केट रेट, इफेक्टिव रेट भी जिसको कहते हैं, ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सॉरी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब क्या है? कि जो बैलेंस इस वक्त एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों मेरी लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट है, तो लाइबिलिटी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है? 4.5 मिलियन। तो 4.5 मिलियन के साथ कौन सा रेट मल्टीप्लाई होगा? इफेक्टिव रेट। कूपन रेट कभी भी नहीं होगा। कूपन रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? पार वैल्यू से। इफेक्टिव रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। ठीक हो गया बच्चों? तो मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है ना, वो मार्केट रेट पे होना है, और मार्केट रेट को इफेक्टिव रेट भी कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 4500,800। जी बच्चों क्लियर है? क्लियर हो गया?
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अभी एक ये है कि जब इंटरेस्ट मैंने पे करना है तो पे कितना करना है, हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है तो हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, पे तो हम 3 लाख करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब पेमेंट करनी है ना, फिर मैं आपको याद करवा दूं, पेमेंट करनी है कूपन रेट पे, और कूपन रेट किससे मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू से। तो बच्चों जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था ये 3 लाख रुपया, तो वैसे ही कूपन रेट तो 6% है और पार वैल्यू 5 मिलियन है, तो वो तो 3 लाख बनेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मेरा 450,800 है, बट आई एम पेइंग 300,000 ओनली। कैश क्रेडिट होगा 3 लाख रुपए से। आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसे कहते हैं, हसन अहमद? हसन अहमद अपना क्वेश्चन जरा गौर करें। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लाइबिलिटी कितनी आउटस्टैंड कर रही है, मेरी लाइबिलिटी तो 5 मिलियन है ही नहीं हसन। आप जरा गौर करें, पहली एंट्री में मेरी लाइबिलिटी कितनी है पहले दिन से, 4.5 मिलियन। मैं तो 5 मिलियन को लाइबिलिटी कह ही नहीं रहा। पहले दिन मेरी लाइबिलिटी कितनी बुक हुई हसन अहमद, 4.5 मिलियन। आपको आपके आंसर का जवाब, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अहमद इजाज बाकी एंड पे अहमद इजाज जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आयशा ठीक है, तो ठीक हो गया हसन। ले बच्चों, डबल एंट्री पूरी नहीं हो रही। एक्सपेंस तो है मेरा 450,800, बट वी आर पेइंग ओनली 300,000। वी आर नॉट पेइंग 150,800 रिमेनिंग, ये तो हम पे ही नहीं कर रहे, तो मेरी ये लाइबिलिटी में ऐड होता जाएगा। डिवेंचर्स मेरे क्रेडिट हो जाएंगे 150,800 से। आप यूं समझ लें कि मैं आपको ना एक कंसेप्ट कंसोलिडेशन में मिलता जुलता दिया था, आज मैं ना वो रिपीट करता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देखिए, हम डेफर्ड कंसिडरेशन, आपको याद होगा कि मैंने 3 साल बाद कोई 50 रुपए देने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल आती है 35 रुपए। तो हर साल इस अमाउंट को बढ़ाते 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 अल्टीमेटली 50 पे ले जाएंगे। ये बात तो पढ़ी हुई है ना आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट। 35 बढ़ के अगले साल फॉर एग्जाम्पल पता नहीं शायद 41 हो जाएगा, 41 बढ़ के 44 हो जाएगा, या 46 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा अल्टीमेटली बढ़ बढ़ के। ठीक है ना, ये बात याद है ना? तो बच्चों असल में मैंने पे करना है 50, 35 उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ते 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 50 हो जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली ये कंसेप्ट देखें डिबेंचर, अल्टीमेटली वी हैव टू पे 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। हमने डिबेंचर अगर रिडीम होते हैं तो कितना पे करना है, 5 मिलियन, लेकिन मैंने पहले दिन लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की है, 4,500,800। तो अल्टीमेटली ये बढ़ते 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 5 मिलियन होना है, तो हम लायबिलिटी को आज बढ़ा रहे हैं 150,800 से। अब लायबिलिटी मेरी बुक्स में कितने की होगी, वेरी इंटरेस्टिंग। लायबिलिटी मेरी बुक्स में हो जाएगी, पहले थी 4.5 मिलियन 800 की, आज इसमें अच्छा मेरा ख्याल है मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती है, ये 4,500,800 नहीं आता, बल्कि ये यूं आता है 4,500,080 आता है। आपने बताया ही नहीं यार, ये थोड़ी सी गलती मेरे से। अच्छा, तो ये बन जाएगा 1,50,080। चले, आयशा ने बताया था, मैंने इग्नोर कर दिया था, मैंने शायद उस वक्त पिक नहीं की बात। तो 1,50,080 ऐड करें तो बच्चों हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते ये 5 मिलियन हो जाएगी। 4,500,800 प्लस 150,080, ये लायबिलिटी मेरी बढ़ गई 465,0,880। ये लायबिलिटी बढ़ के इतनी हो गई ईयर 1 के एंड पे। दूसरा साल आ गया 31 दिसंबर 17 सॉरी 18,
दूसरे साल का एंड आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा बच्चों? फिर वही बात मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट रेट 10%, लेकिन मार्केट रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है? 4650800। बच्चों ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट समझ आई ना? तो हाँ जी रेहान खान, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब बढ़ गई है पिछले साल से। पिछले साल तो इनिशियली 450,800 थी, अब ये बढ़ के 4650 हो गई है, ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट। अब इसका 10% इंटरेस्ट बनता है 465,080, लेकिन अगेन वी आर पेइंग कूपन रेट। कूपन रेट कितना? 6%। 6% किसका? पार वैल्यू का। पार वैल्यू 5 मिलियन, तो पे कितना कर रहे हैं? 3 लाख रुपया। अगेन 1,65,080 से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, डिबेंचर फिर बढ़ गए, तो डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिर चेंज हो गया। तो पिछले साल ये कितना था? 4650880, ये लायबिलिटी अब 165,080 से मजीद बढ़ गई, तो ये टोटल कितनी हो गई? ओहो, फिर ये गलती, ये 88 आता है, 88। तो 165,088, तो 4,815,968। जी 2018 का एक्सपेंस है। राव पे करनी है, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली वी हैव टू पे 5 मिलियन, बट आवर लायबिलिटी इनिशियली इज 4.5 मिलियन। क्या हमने वाकई 4.5 मिलियन पे करना है? नहीं नहीं, हमने तो पे करना है 5 मिलियन। तो फिर 4.5 क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि 4.5 मिलियन 5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू थी। तो लायबिलिटी इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, फिर बढ़ते 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 ग्रेजुअली इंटरेस्ट के साथ वो बढ़ते बढ़ते पूरी अमाउंट 5 मिलियन हो जाएगी। अच्छा रेहान, आपने जो अमाउंट लिखी है ना, हो सकता है राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो, लेकिन मैंने जो अमाउंट लिखी है वो मैंने कैलकुलेट तो ऐसे ही की है, तो मेरे पास जो फिगर्स आ रही है उनके हिसाब से तो यही बनती है जो मैंने लिखी है। आगे चलते हैं, आखिरी साल आ गया, आखिरी साल 31 दिसंबर 2019। अब ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा रेहान, वो आइडिया है हमें कि राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस तो आना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर हमने रिकॉर्ड करना है, फिर वही बात किस पे? 10% पे। 10% किसका? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था पिछले साल का? ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें जो बताया है, हमने कैलकुलेट किया था 4,815,968। इसका 10% लेंगे ना तो 4,815,967, ये इंटरेस्ट है। बट वी आर पेइंग कैश ओनली 6% ऑफ 5 मिलियन, 6% कूपन रेट 5 मिलियन पार वैल्यू, तो 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं सिर्फ। तो इसका मतलब है 181,597 कम पे कर रहे हैं, तो ये डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब डिबेंचर की अमाउंट देखा कितनी आउटस्टैंडिंग बनती है? 4,815,968 प्लस 181,597, ये 5 मिलियन एग्जैक्ट आनी चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आएगी, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस थोड़ा बहुत चंद सौ रुपए का फर्क पड़ेगा। तो ये 2,000-3,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है, अदरवाइज इट शुड हैव बीन एग्जैक्टली 5 मिलियन। ये क्यों इतना फर्क पड़ा 2-3 हजार रुपए का? तो इसकी लॉजिक सुनिएगा, ये फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ के जो डिफरेंस लिए थे, हमने जो राउंडिंग ऑफ की थी ना उस पे डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर, मैं आपको डिस्काउंट फैक्टर शो करवा दूं दोबारा। मैंने जो डिस्काउंट फैक्टर लिए थे ना 0.909, ये एग्जैक्टली 0.909 नहीं था,
बल्कि 0.90901 समथिंग कुछ था, 0.826 एग्जैक्टली ये नहीं था, ये कुछ और था, तो हमने राउंड ऑफ किया था। तो एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू 4500 नहीं आती थी, कुछ और थी, मतलब चंद 100 रुपए का फर्क था। तो ये चंद 100 का फर्क बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 2500 रुपए का ये फर्क आ गया। अदरवाइज इट शुड हैव बीन एग्जैक्टली 5 मिलियन। अगर मैं एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू लेता और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता, जो कि एग्जाम एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, ये एक्सेल की शीट में तो पॉसिबल है, एग्जाम एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, तो ये एग्जैक्ट 5 मिलियन आना था। हाँ रेहान खान बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब दो बातें हो सकती हैं 31 दिसंबर 2019 के एंड पे, या तो ये डिवेंचर कन्वर्ट होंगे या ये डिवेंचर रिडीम होंगे। जी शाहताज अली खान सही कह रहे हैं बच्चों, दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं 31 दिसंबर 2019 को। या तो ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, या ये डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होंगे, रिडीम हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में क्या एंट्री पास होगी वो आपके सामने। जो बच्चे कंफ्यूज थे ना कि ये पे करेंगे तो क्या होगा, अगर डिबेंचर कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा, अब वो दोनों बातें देख लें, दोनों सिचुएशन में क्या एंट्री पास होगी। इफ डिबेंचर्स are converted into ordinary shares, if debentures are redeemed, तो दोनों सूरतों में देखिए एंट्री क्या होगी। हाँ तो पहले रिडीम की देख लें, वो आसान है। हम डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, कितने से, ये डिबेंचर आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें ये 5 मिलियन एग्जैक्ट है, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ गया, अदरवाइज ये प्रैक्टिकली राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं आता। डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कहानी गई मुक खत्म। लेकिन एक बच्चे ने पूछा था अभी कि जब मैंने शेयर इशू रिजर्व क्रेडिट किया था ना, तो उस बच्चे ने कहा था कि अगर 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 ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते तो फिर रिजर्व का क्या करेंगे। तो आज वो दिन आ गया कि जब हमें आइडिया हो गया कि ये तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो शेयर इशू रिजर्व मैंने एवं ही क्रिएट किया था, तो शेयर इशू रिजर्व को खत्म कर दें आज। शेयर इशू रिजर्व को डेबिट कर दें, शेयर इशू रिजर्व SIR इक्विटी को डेबिट करके, कितनी है शेयर इशू रिजर्व 499 200, अपनी रिटेन अर्निंग में ले जाए, ये तो प्रॉफिट हो गया, मतलब ये तो मौजे हो गई, हमारी इनकम हो गई। हमने तो सोचा था इसके बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे और शेयर इशू करने ही नहीं पड़े, तो ये आज मेरी इनकम बन जाएगी, रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रिडेम्पशन की एंट्रीज है अगर डिबेंचर रिडीम होते हैं तो। लेकिन बच्चों अगर डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं तो क्या एंट्री पास होगी। डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे 5 मिलियन से, शेयर इशू रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आज इन दोनों के बदलों में, इन दोनों के बदले में, डिबेंचर के बदले में भी और रिजर्व के बदले में भी हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, कुछ शेयर कैपिटल को और कुछ शेयर प्रीमियम को। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि कितना शेयर कैपिटल होगा, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल और बाकी अमाउंट से शेयर प्रीमियम, बैलेंसिंग अमाउंट से। ठीक हो गया बच्चों, तो रिडेम्पशन की और शेयर के कन्वर्जन की दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई। हसन,
हमने रिजर्व क्रिएट किया था कि इसके बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो आज शेयर इशू करने नहीं पड़े। तो शेयर इशू करने नहीं पड़े तो इक्विटी हमारी इक्विटी में जो रिजर्व पड़ा हुआ था वो रिजर्व आप इंजॉय करें, इनकम बन गई, खत्म बात। अब इस रिजर्व के बदले में इसको रिजर्व रखने की जरूरत क्या है? पहले रिजर्व क्रिएट किया था, इसके बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब तो शेयर इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि रिडीम हो गए। तो रिजर्व को अब आप इंजॉय करें, अपनी इनकम बनाएं, हम रिटर्निंग में ले जाए। जी असल ठीक हो गया। बच्चों इस पूरे केस की अगर आपने स्क्रीनशॉट बनानी है, लेना है तो ले लें। थोड़ा छोटा जरूर हो रहा है ये सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का लेता लिख दीजिएगा। और छाड़े यार राव बेटी पा, मतलब जो रिजर्व था आज रिजर्व नहीं रहा। क्यों रिजर्व? तो इसलिए रिजर्व बना कि इसके बदले में शेयर इशू करने हैं, और आज शेयर इशू करने का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, डिबेंचर रिडीम हो गए। तो उस रिजर्व को अब अपनी रिटेन अर्निंग में ले जाए, प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन अर्निंग में इनकम बनाना। जी जिशान अतर, आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक ह्यूमेन मेरे लिए थोड़ा अजीब नाम है। इन्होंने कहा कि लास्ट 2 एंट्रीज रिपीट करते। स्टिल यू वांट टू रिपीट, मतलब मैंने अभी जो डिस्कस किया उसके बावजूद आपको लगता है कि ये डिस्कस करना चाहिए ह्यूमेन? जी ये स्क्रीन मैंने ऊपर कर दी। क्वेश्चन को कोई नोट करना चाहता है, क्वेश्चन को नोट कर लें। सॉल्यूशन भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। जी ह्यूमन दोबारा सुन लें आप। ये शाहताज अली, ठीक है जी, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन ये है कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की अमाउंट क्या होगी। तो बच्चों जरा क्वेश्चन में आ जाए, मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूँ। A Limited issued 6 million debenture of 5 million at 1st January. They are convertible in 3 years time into, यहाँ पे ना मैं एक चीज का इजाफा कर देता हूँ, फिर मेरे लिए ना वो अमाउंट बताना आसान हो जाएगा। इनटू $300,000, 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each। यानी कि हमने कितने ऑर्डिनरी शेयर इशू करने हैं? 3 लाख, और उनकी पार वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30 लाख रुपए के शेयर जिनकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू 30 लाख रुपए बनेगी, वो शेयर हमने इशू करना है। ठीक है, अब दोबारा आते हैं वो जो एंट्रीज मैंने पास की थी। तो बच्चों इस केस के अंदर शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा? 30 लाख से। कैसे? फिर सुन लें, 3 लाख शेयर इशू करने हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल 30 लाख का ही होगा। और उसके अलावा जितनी भी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 2499,200। ये सारी अमाउंट कहां चली जाएगी? बैलेंसिंग फिगर शेयर प्रीमियम में। तो टोटल डेबिट और क्रेडिट सेम हो गए बच्चों।
जिसने ये पूछा था, सैरिश ने, आलिया ने या ह्यूमन ने, तो वो मसला हल हो गया। जी मसला हल हो गया बच्चों। शेयर कैपिटल में क्या जाना है और शेयर प्रीमियम में क्या जाना है। जी ह्यूमन, आपने भी यही 2 एंट्रीज पूछी थी। ये मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ह्यूमेन या कोई ये क्या नाम है? ओके माशाल्लाह जी, सैरिश, राहत, आलिया, सबको समझ आ गया, ह्यूमन को भी समझ आ गया। नहीं जलमीना, इस टॉपिक के ना नोट्स मैंने आपको अभी तक नहीं दिए। रिमाइंड मी आफ्टर मगरिब नमाज। मैं मगरिब की नमाज के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे कोई ग्रुप में याद करवा दे, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ली जी माशाल्लाह बच्चों, आपको ना IAS 32 आ गया। IAS 32 की सबसे कॉम्प्लेक्स बात ये थी कि जब कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू होंगे तो कितनी इक्विटी होगी और कितनी लायबिलिटी क्रिएट होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ IAS 32 कंप्लीट हो गया। IAS 32 कंप्लीट हो गया, जबरदस्त। रेहान, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर जो है ना, वो हम पढ़ेंगे IFRS 9 के अंदर। बच्चों मैं आपको ना फिर एक दफा बताऊं, IAS 32 का मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? IAS 32 इज एड्रेस टू इशूअर। IAS 32 किससे मुखातिब है? डिबेंचर इशू करने वाले से, शेयर इशू करने वाले से। अगर आप गौर करें तो हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या बात डिस्कस की थी कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है कि लायबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी या लायबिलिटी डिपेंड करता है रिडीमेबल के इररिडीमेबल। तो अब आप खुद सोचें कि ये डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही थी? प्रेफरेंस शेयर की, इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने इशू किया है। जो इन्वेस्टर है ना, दोनों केस में उसका तो एसेट ही है। इसी तरह कन्वर्टिबल डिबेंचर में हमारी मेन डिस्कशन क्या हो रही है, यानी कि हमने किस चीज पे अपना सर खपाया इस डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर के ऊपर। इसमें से कितनी इक्विटी है और कितनी लायबिलिटी है, ये किसकी कंफ्यूजन है? कि किसका हेडेक है कि इक्विटी और लायबिलिटी को डिटरमिन करे? इशूअर का, जिसने डिबेंचर इशू किए हैं। जिसने डिबेंचर खरीदे हैं इन्वेस्टर, उसके लिए तो दोनों सूरतों में कन्वर्ट हो या ना हो, उसके लिए तो एसेट है। तो IAS 32 मेनली किसकी कंफ्यूजन को एड्रेस कर रहा है? जिसने ये डॉक्यूमेंट, जिसने ये शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इशू किए हैं, इशूअर के लिए। ठीक है, इशूअर जिसने ये डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किए, उसके कंफ्यूजन को एड्रेस कर रहा है IAS 32। नाउ IAS 32 इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू IFRS 9। वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का IAS है, और वो भी डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे IAS 32 ने खत्म की है। ठीक हो गया बच्चों? करें तो पढ़ें, तो पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, हम तो पढ़ेंगे IFRS 9। जी साकिब हुसैन, 2 बातें पूछें। पूछे ना साकिब हुसैन। नहीं साकिब, गलत कह रहे हैं आप। हमने 5 मिलियन से 1 रुपया भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे दिखा दें आप, मैंने कहाँ पे 5 मिलियन से ज्यादा की एंट्री पास की है? इल्जाम इतने बड़े बड़े। 5 मिलियन से कम की एंट्री पास तो की है, 5 मिलियन से ज्यादा की एंट्री तो पास ही नहीं की हमने। कहाँ शो करवाए? कहाँ पे की है?
नहीं साकिब हुसैन, या तो आपने लेक्चर पूरा नहीं लिया या अपना कंसेप्ट को समझा ही नहीं अभी तक। मैंने 5 मिलियन और 499,200 को डेबिट कहाँ किया है? साकिब हुसैन कह रहे हैं कन्वर्जन के वक्त। हाँ तो कन्वर्जन के वक्त बात करें ना, कन्वर्जन के वक्त हमने इनफैक्ट मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो 5 मिलियन की लायबिलिटी और 499,200 की इक्विटी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। इन दोनों के बदले में मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, दोनों के बदले में। अब 499 तो वो अमाउंट है जो मैंने इनिशियल रिसीव की थी, लेकिन 5 मिलियन इनिशियली जो रिसीव किया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है ना 4.5 मिलियन थी, वो बढ़ते बढ़ते 5 मिलियन हुई है। इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद आपने दोबारा मुझे ना वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। जी साकिब हुसैन, मसला हल हुआ कि नहीं? शाहताज अली खान, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हम जमात के साथ नमाज पढ़ लिया करें, लेकिन ना ये 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का रहेगा नहीं। फिर लोगों का वजू करना और वो नमाज पढ़ना और नमाज के बाद थोड़ा टहलते वापस आना, तो इट माइट टेक 10 to 15 मिनट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 6:40 पे जब क्लास खत्म हो तो क्लास खत्म होते ही मेरा ख्याल है कि जो कराची में बैठा है, जो लाहौर में बैठा है, या मुल्तान या फैसलाबाद में भी है, तो सबके लिए 6:40 पे नमाज का टाइम रहता है अभी, यानी कि नमाज का टाइम तकरीबन 7:15 बजे तक होता है। ले बच्चों, IFRS 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IS 32 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है किस चीज की? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन की। IS 32 की बात कर रहा हूं। IS 32 सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करता है एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? यही सारी जो बहस हम कर रहे थे कि ये इक्विटी है कि लायबिलिटी है, ये एसेट है कि लायबिलिटी है। डिबेंचर्स के बारे में हमें पता चला कि कुछ इक्विटी है कुछ लायबिलिटी है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमें पता चला कि कुछ इरिडीमेबल है तो इक्विटी है, रिडीमेबल है तो लायबिलिटी है। फिर हमें फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बारे में पता चला, ये फेवरेबल है तो एसेट है, अनफेवरेबल है तो लायबिलिटी है। तो ये क्लासिफिकेशन है सारी, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट में से तय कर रहे हैं कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज इक्विटी है। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन जो है ना वो IS 32 है, लेकिन IFRS 9 क्या है? IFRS 9 है मेजरमेंट। IFRS 9 में हमारा मेन फोकस क्या है? मेजरमेंट। जी इब्राहिम कराची साहब, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, पूछें। ओके, IFRS 9 मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ना हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की मेजरमेंट। तो आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट की ही मेजरमेंट पढ़ पाएंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी की मेजरमेंट हम कल पढ़ेंगे। बल्कि फाइनेंशियल एसेट भी आज मुकम्मल नहीं होगा,
ये भी डिस्कशन कल तक चलेगी। तो फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट। अब फाइनेंशियल एसेट दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो मेरे लिए तो एसेट है लेकिन दूसरी पार्टी के लिए इक्विटी है, और दूसरा वो जो मेरे लिए तो एसेट है लेकिन दूसरी पार्टी के लिए लायबिलिटी है। दोबारा सुनो, जी शाताज कर सकते हैं। ये ना कुछ बच्चे ना रिवर्स गियर लगा लगा के ना फिर वो वहां ले जाते हैं जो 20 मिनट पहले डिस्कशन हो चुकी, जो 25 मिनट पहले डिस्कशन हो चुकी। यानी कि वो चाहते हैं कि टीचर कहीं आगे ना बढ़ जाए, कुछ आगे ना पढ़ा सके वो। बच्चों जरा सिंपल सी एग्जांपल लें। मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या ये मेरा एसेट है? बिल्कुल है। मैं अगर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या मेरा ये फाइनेंशियल एसेट है? बिल्कुल है। लेकिन दोनों एग्जांपल दोबारा सुन लें। अगर मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा तो ये एसेट है, लेकिन काउंटर पार्टी की यानी कि अगली पार्टी की ये इक्विटी है। लेकिन अगर मैं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो तब भी मेरा ये फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन अगली पार्टी की क्या है? लायबिलिटी है। तो इन दोनों की मेजरमेंट डिफरेंट तरीके से होगी। सादा लफ्जों में कहें तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की मेजरमेंट किसी और तरीके से होगी, और डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी मेजरमेंट किसी और तरीके से होगी। ठीक हो गया बच्चों? हाँ हाँ राव, IFRS 9 जो है ना मेजरमेंट की बात करता है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इश्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिसने इशू किया उसके लिए लायबिलिटी और जिसने इन्वेस्टमेंट की उसके लिए एसेट। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हसन अहमद कहता है लाउड बोलें ताकि आपके फेफड़े बाहर आ जाएं। तो मैं अब कितना लाउड बोलूं यार, मेरे पे थोड़ा सा मेहरबानी करें, मैं तो बहुत लाउड बोल रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी लाउड। लेकिन मैं चले ना एक काम करता हूँ, मेरे पास एक बड़ा स्पेशल किस्म का माइक है, वो मैं यूज करता हूँ। शायद उसके बाद मेरी आवाज मुझे बताइएगा बेहतर हुई कि नहीं। यू टेल मी, मेरी आवाज में कुछ अब फर्क पड़ा? अब आला होगी मेरी आवाज? हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत अच्छी है। जी 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 जी। जी बच्चों, जितनी मर्जी तारीफ कर लें, मुझे आगे पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो सुने बच्चों मेरी बात गौर से। मैं बस कर दो यार, मुझे पढ़ाने दो आगे। अमोर्टाइजेशन वाला पता नहीं कहाँ से अहमद इजाज क्वेश्चन उठा के ले आते हैं। स्टेप बाय स्टेप बच्चों, एक एक चीज जो आपके माइंड में है ना, सारी डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे डिस्कस करने की तरतीब डिफरेंट है। कुछ बच्चों ने ना ये कुछ अहमद इजाज जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, या अहमद इजाज ने दो चीजें अभी यहाँ चैट में नजर आ रही है मुझे, बल्कि तीन चीजें नजर आ रही है अहमद इजाज की। तो ये ना बहुत फॉरवर्ड चलने की कोशिश कर रहा है। तो आपके माइंड में जो जो चीजें है ना वो सारी एड्रेस ना हो ना टॉपिक के एंड पे, फिर मुझसे कहिएगा कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने की तरतीब डिफरेंट है। जो चीज मैंने 3 दिन बाद बतानी है वो आज आप मुझसे पूछने की कोशिश करेंगे तो वो क्लास का भी टाइम वेस्ट होगा और मजा भी नहीं आएगा। तो आप मुझ पे ना थोड़ा सा ये ट्रस्ट रखें कि मैं पूरा IAS आपको पढ़ाऊंगा।
और सारे कंसेप्ट सही सही दूंगा। तो आप मेरी तरतीब से चलने की कोशिश करें अहमद एजाज, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ले बच्चों, मैंने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, तो मेजरमेंट का तरीका डिफरेंट है। मैंने इन्वेस्टमेंट की डिबेंचर में, तो मेजरमेंट का तरीका डिफरेंट है। तो पहले एज्यूम करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, तो मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन अगले बंदे के लिए, काउंटर पार्टी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए ये इक्विटी है। तो इसकी अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। इसकी अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। एक है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस टेक्निक, FVTPL, और एक है फेयर वैल्यू थ्रू OCI टेक्निक, FVTOCI। दोबारा मुकर्रर मुकर्रर दोबारा, मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। बच्चों गौर से बात को समझिएगा, बड़े सुकून से। मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। कौन से ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है? मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। मेरे लिए तो ये एसेट है, अगली पार्टी के लिए इक्विटी है। तो ये मुझ पे लाजिम है, ये मुझ पे लाजिम है कि मैं इनको रिकॉर्ड करूंगा फेयर वैल्यू पे, लाजिम है। मैं जब भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझ पे लाजिम है कि मैं किस पे मेजर करूं, फेयर वैल्यू पे लाजिम है। लेकिन बच्चों अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं तो गेन या लॉस को कहां लेके जाऊं। जब मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैंने शेयर लिए थे 20 के, वो बढ़ के 25 के भी हो सकते हैं। 25 के हो जाएंगे तो गेन होगा, अगर वही शेयर 20 से 18 के हो जाए तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे शेयर जिनको मैं हर साल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू पे, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि गेन या लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करूं। तो IFRS 9 मुझे दो ऑप्शन देता है, या तो उस गेन लॉस को प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करें जनाब, या फिर आप उसको OCI में रिकॉर्ड करें। ये दो ऑप्शन है। तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट के दो मेथड है। इन बोथ मेथड व्हाट इज कॉमन, कॉमन चीज क्या है कि दोनों मेथड में रिकॉर्ड तो फेयर वैल्यू पे होगा। ये तो तय है, पत्थर पे लकीर है कि जब भी मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, हमेशा हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, आगे मेरी मर्जी है, आगे मेरी मर्जी है, आगे मेरी मर्जी है कि मैं इसका गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में ले जाऊं या मैं इसका गेन लॉस OCI में ले जाऊं। ये तो मेरी मर्जी है, लेकिन ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैं इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं ना करूं। फेयर वैल्यू पे तो रिकॉर्ड करना ही करना है। So we have two model. Again, I repeat, we have two model. Yeah, we have two option for measurement. First is fair value through profit loss, and second one is fair value through OCI. यानी कि in both cases we have to measure these shares at fair value. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और तो बच्चों बोले ना, अब बोले, रिस्पॉन्ड करें। बात समझ आई कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, इन दोनों में से किसी एक को यूज करें। आसान बात है ना, कितनी आसान बात। हाँ, मंसूर अहमद ने ना $1,000,000 क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज OCI। रियली मंसूर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। यार मैं आपको OCI भी समझाऊं कि क्या होती है। फिर आप पूछोगे एसेट किसे कहते हैं, फिर आप पूछोगे शेयर किसे कहते हैं, फिर आप पूछोगे अकाउंटिंग होती क्या है। इस तरह तो ना करो मंसूर यार। नहीं नहीं, मतलब
मुझे बताने में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताने में मसला कोई नहीं था, राहत या फायजा खान, ये लफ्ज को बोलने में मसला नहीं है। लेकिन मंसूर, क्या मैं ये समझूं कि आपने कभी ओसीआई नहीं बनाई? मतलब ये पिछले लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन्स वगैरह जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। मुझे इस पे हैरत होगी कि अगर आपने लाइफ में कभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो इतनी सारी डिस्कशन जो हमारी चल रही है पिछली काफी देर से, वो सारी यूजलेस हो जाती है। रिदा साबिर, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैंने ये बातें डिस्कस करनी है, शायद कल करूं, आप मुझसे आज पूछ रही हैं, तो मैं हर चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जी बिल्कुल, राफेद ठीक बताया, रिवैल्यूएशन गेन शॉर्ट फॉर्म, अच्छा ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं की, ठीक है मंसूर, थैंक यू। इसका मतलब है आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पता है, जबरदस्त। तो सुने, ये तो तय है कि मैं शेयर्स को रिकॉर्ड करूंगा फेयर वैल्यू पे। हाँ वो मर्जी है, मैं गेन ले जाऊं प्रॉफिट लॉस में या गेन ले जाऊं ओसीआई में। So we have two measurement model. First is called fair value through profit loss, and second one is called fair value through OCI. लेकिन बच्चों ये खुली ऑप्शन नहीं है कि मेरी मर्जी मैं जो मर्जी यूज करूं, नहीं ऐसा नहीं है। रिकमेंडेड मॉडल जो है ना वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस ही है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करने की कुछ शराइत है, कुछ शराइत है यार। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज करने की कोई शराइत नहीं है। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस तो है ही रिकमेंडेड। अहमद एजाज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये अगले 15-20 मिनट कुछ नहीं बोलेगा, ये हमें डी ट्रैक करने की कोशिश करता है, वो चीजें बात करने की कोशिश करता है जो मैंने नहीं पढ़ाई। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम। तो बच्चों सुने, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई शराइत नहीं, आप यूज करें, रिकमेंडेड है। लेकिन इफ यू नहीं, किक आउट नहीं करना चाहता, ये तो इंसल्टिंग है, मैं तो बस उनको ये मजाक में कहा है कि थोड़ा सा सब्र कर जाए। तो सुने बच्चों, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करना चाहते हैं तो कुछ शराइत हैं, कुछ बातें माननी पड़ेंगी। वो शराइत क्या है? 3 शराइत है जी, 3 शराइत। कंडीशंस हैं। क्या? पहली कंडीशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग। आपने ये शेयर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं लिए। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सुबह खरीदे दोपहर को बेच दिए, दोपहर को खरीदे शाम को बेच दिए, आज खरीदे परसों बेच दिए, जब आपको लगा सस्ते हैं खरीद लिए, जब आपको लगा रेट बढ़ गया तो बेच दिए। जो स्टॉक मार्केट में कई इन्वेस्टर शेयर्स बस इसी तरह खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, डेली बेसिस पे गेन कमाने के, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदे तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला मॉडल यूज नहीं करेंगे। तो पहली शर्त यह कि ये ट्रेडिंग के लिए ना हो। हाँ, इसका इनडायरेक्ट मतलब यही बनता है कि ये शेयर मैंने होल्ड करने हो, साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो फिर मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला मॉडल यूज करूँ। दूसरी शर्त, एट इनिशियल रिकॉग्निशन मुझे ये डिसाइड करना है, यानी कि जिस दिन शेयर खरीदे हैं ना और जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड करना है, उसी दिन मुझे ये तय करना है कि मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करना है कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस करना है। पहले दिन मुझे डिसाइड करना है। तो इफ आई वांट टू यूज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो ये पहले दिन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। और तीसरा, इररिवोकेबल डेजिग्नेशन है।
तो अभी यहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने वो उसका जवाब कहा था कि आप बहुत आगे चल रही हैं। तो रिदा ने शायद या सैरिश ने, आई डोंट नो, नाम भूल गया, तो वो सुन लें बच्चों। इन आखिरी 2 लाइनों का मतलब पता है क्या है? एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर हम किसी की सुनेंगे नहीं। यानी कि आप इसकी रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। आपने 2015 में कभी शेयर खरीदे थे, आपने उसको पहले दिन कहा था कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अब आपने ये डेजिग्नेट कर दिया कि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। अब ये डेजिग्नेट कर दिया, ये इररिवोकेबल है। इररिवोकेबल के मतलब है कि अब ये फैसला चेंज नहीं हो सकता। अब 2 साल बाद कहीं नहीं 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 यार, मैं तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस करना चाह रहा हूँ, IFRS 9 कहता है अब नहीं। ये क्लासिफिकेशन को चेंज करना, रिक्लासिफिकेशन, यानी कि इस रिक्लासिफिकेशन की इजाजत नहीं है। पहले दिन तय करें, और पहले दिन जो तय कर लिया उसके बाद ये कमिटमेंट बदल नहीं सकती, फ्यूचर में जाके चेंज नहीं कर सकते आप उसको। तो इट मींस इन अदर वर्ड्स IFRS 9 वांट टू से कि रिक्लासिफिकेशन की इजाजत नहीं है। बस यार, IFRS 9 की मर्जी नहीं है रिक्लासिफिकेशन की इजाजत। हाँ, रेहान खान कहते हैं कि सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या डिफरेंस है? पहले दिन फैसला करें, यानी कि ये फैसला कहीं साल बाद नहीं हो सकता। शेयर खरीदे थे पिछले साल, आज मेरा दिल कर रहा है मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI करूं, नहीं कर सकता। ये पहले दिन फैसला करना था, और पहले दिन फैसला कर लिया, उसके बाद अब ये फैसला चेंज भी नहीं हो सकता। एंट्री भी नहीं है, एग्जिट भी नहीं है, लेट एंट्री यानी कि बाद में एंटर हो जाऊंगा, नहीं, ये ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन पे एंटर होना था तो पहले दिन होना था जब ट्रेन चली थी, तो चलती हुई ट्रेन में आप एंटर हो ही नहीं सकते। तो एंट्री, लेट एंट्री नहीं हो सकती, और एक दफा एंटर हो गए चलती ट्रेन से उतर भी नहीं सकते, ठीक है? तो लेट एंट्री भी नहीं हो सकती और एग्जिट भी नहीं हो सकता। तो दूसरे और तीसरे में फर्क समझेगा। सेकंड कह रहा है लेट एंट्री नहीं हो सकती, थर्ड कह रहा है एग्जिट नहीं हो सकता। बल्कि ट्रेन के बजाय आप जहाज की एग्जांपल लें, जहाज में आप लेट एंट्री हो सकती है, नहीं, एक दफा जहाज टेक ऑफ कर गया तो आप एंटर नहीं हो सकते, और एक दफा टेक ऑफ करके आप मंजिल आने से पहले उतर नहीं सकते। ये नहीं कह सकते पायलट को यार मैंने इतने रास्ते से उतार दी, मतलब नहीं उतर सकते यार, इररिवोकेबल। अब तो मंजिल पे जाके ही उतरेंगे। तो ना लेट एंट्री, सेकंड पॉइंट का मतलब है लेट एंट्री इज नॉट अलाउड, और थर्ड पॉइंट का मतलब है एग्जिट नॉट अलाउड। ठीक हो गया बच्चों? ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा बच्चों, फिर सुनिएगा, मैंने क्या कहा था कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस रिकमेंडेड मेथड है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो 3 पूरी करें। लेकिन अगर क्या मुझ पे लाजिम है? नहीं है लाजिम, नहीं है लाजिम, बिल्कुल सही। ये तीनों कंडीशन पूरी भी हो जाए तब भी मुझ पे लाजिम नहीं है, ऑप्शनल है। हाँ, ये बात हुई ना। लेकिन एक दफा फिर, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, एक हो रही है या 2 हो रही है, तो क्या मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज कर सकता हूँ? ये बात अब आपको ना समझ आ गया सारा कंसेप्ट, कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI इफ आई वांट टू यूज, तो तीनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। लेकिन तीनों कंडीशन पूरी हो जाए तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज करूं, ये जरूरी नहीं है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज करना फिर भी ऑप्शनल है,
लेकिन अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? हाँ, अब आगे मजीद आगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये 2 मॉडल हैं। दोनों मॉडल में अब मेजरमेंट तरीके को पढ़ेंगे और एंट्रीज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस को ना मेजर करने के जो तरीका है उसमें इनिशियली यानी कि पहले दिन एट इनिशियल रिकॉग्निशन हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, और आफ्टर रिकॉग्निशन यानी कि सब्सिक्वेंटली अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सिंपली एट रिकॉग्निशन हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे, और आफ्टर रिकॉग्निशन भी रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे, और जितना गेन लॉस होगा विद एनी गेन हो या लॉस हो वो कहां जाएगा, इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये पहले दिन भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, सेकंड कभी भी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब जब बैलेंस शीट बनेगी तब भी ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, और जितना भी गेन लॉस होगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस। ठीक हो गया? अब आते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला। इस मॉडल में क्या है, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली कैसे कैसे रिकॉर्ड होगा। इनिशियली बच्चों फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे होगा विद एनी गेन हो या लॉस हो कहां जाएगा, थ्रू ओसीआई, वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। अब दोनों में फर्क देखें, दोनों मॉडल में है क्या। इनिशियली वो रिकॉर्ड होना है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाला फेयर वैल्यू पे, लेकिन ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना है। बच्चों कॉस्ट और फेयर वैल्यू में फर्क क्या है, एनीवन कोई बताए, कॉस्ट और फेयर वैल्यू में फर्क क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में, इन दोनों में क्या फर्क है। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। चले मैं ना इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब दें, और मेरी बात सुने, एहतशाम अली मेरी बात सुने और इसका जवाब दें। मैं आज एक कंपनी का ना शेयर खरीदने गया मार्केट में, वो 50 रुपए का शेयर है, 50 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है। जी तूबा मेरी बात को सुने और इसका जवाब दें। मैं एक शेयर खरीदने गया, कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका शेयर मार्केट में है 50 रुपए का। 50 रुपए का मार्केट वैल्यू है, जिसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं। मैं 50 का ही खरीदूंगा ना, मुझे 50 वाला शेयर 50 का ही मिलेगा ना। हाँ, जो मैं जब शेयर खरीदता हूँ ना तो ब्रोकर के थ्रू खरीदता हूँ, हमेशा शेयर ब्रोकर के थ्रू खरीदा जाता है, और ब्रोकर इसके ऊपर कमीशन चार्ज करता है। इस कमीशन को कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल 1 रुपए की कमीशन मुझे देनी पड़ी ब्रोकर को पर शेयर, तो इस तरह से मुझे शेयर मिला 50 की फेयर वैल्यू और 1 रुपए कमीशन, तो मुझे तो 51 का शेयर मिला। मुझे बताएं कॉस्ट क्या है और फेयर वैल्यू क्या है। हाँ हसन बिल्कुल ठीक है, फेयर वैल्यू 50 है और कॉस्ट 51 है। कंसोलिडेशन को भूल जाए रेहान खान, हम आगे आ गए।
कॉस्ट है 51 और फेयर वैल्यू है 50। मेरी जो एग्जांपल है इसके अंदर फेयर वैल्यू है 50 और 51 जो है ना वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट का मतलब है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। टीसी लिख रहा हूं, टीसी स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि कमीशन वगैरह। तो बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं, मैं उसको पहले दिन कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 50 पे कि 51 पे? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक शेयर खरीदता हूं आज, मैं उसको 50 का रिकॉर्ड करूं कि 51 का? कितने पे रिकॉर्ड करूं? राव राव गलत, रिदा साबिर गलत, जुनेद हसन गलत, खेजर गलत, सारे गलत। आपको पता है क्या पूछना चाहिए? हाँ, एक बच्चे ने सही लिखा था, इट डिपेंड्स मैंने मॉडल कौन सा यूज किया है। अगर मैं यूज कर रहा हूं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाला मॉडल, तो मैं यही इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूंगा 50 की। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए वाला मॉडल, तो मैं इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड करूंगा? 51 की। दोनों में फर्क होगा। तो स्ट्रेट 50 जो बोलेगा वो भी आंसर गलत, जो स्ट्रेट 51 बोलेगा वो भी आंसर गलत। मेरी नजर में दोनों आंसर गलत है। बल्कि आंसर ये होना चाहिए था, डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल यू यूज। If you use fair value through profit loss, then initially investment will be recorded at 50. But if you are using fair value through OCI model, then investment will be recorded initially at 51. ठीक है बच्चों? तो डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है। बच्चों इन्वेस्टमेंट दोनों सूरतों में मैं तो कैश पे कर रहा हूँ 51, तो एंट्री क्या पास करूं? कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट 51 से। लेकिन इस सूरत में क्या एंट्री पास करूंगा? यहां तो 50 पे कर रहा हूं, सॉरी पे तो कर रहा हूं 51, इन्वेस्टमेंट कितने की डेबिट करूंगा? 50 की। 1 रुपए कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50 की रिकॉर्ड होगी और 1 रुपया एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कोई एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि 51 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी। और इधर ऐसी तैसी कर दी तुमने सारे कंसेप्ट की। प्रीमियम भाई उसके लिए होता है जो शेयर इशू करता है, हम तो शेयर इशू नहीं कर रहे, हम तो शेयर खरीद रहे हैं खिजर साहब। तो मैं इसको प्रीमियम क्यों कहूँ? प्रीमियम का मतलब होता है मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिली हो, मुझे तो नहीं मिली, मैं तो बल्कि पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको प्रीमियम नहीं कहूंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहूंगा। ये मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस, तो मैं इसको प्रॉफिट लॉस को चार्ज करूँ जी। बोले खिजर क्लियर है? खिजर क्लियर है? हाँ जिशान, अभी अभी वैसे सवाल का जवाब आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, जब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। तो लिखें बच्चों, एक एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखें। ABC Limited acquired 1000 shares of XYZ Limited at ₹25 each. Commission paid is 2000. चलिए इसमें डेट भी ऐड करते हैं, 1 जनवरी 2017 की बात है ये। प्रिपेयर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। चलिए फेयर वैल्यू ऐड करते हैं। फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर
2017 and 18 is rupees 30 and 33। 2017 में ये 30 का था और बाद में 33 का हो गया। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ 10 मिनट में फारिग हो रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर बोथ ईयर्स। ठीक हो गया बच्चों? तो ना ये क्वेश्चन है। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। अब इसके दो पार्ट हैं। इफ वी आर यूजिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल या प्रॉफिट लॉस मॉडल, दूसरा इफ वी आर यूजिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल। ये दो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों मॉडल के मुताबिक एक्सट्रैक्ट क्या बनेंगे, अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स से पहले हम कर लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पार्ट ए। बच्चों पहले साल के प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा 2017। तो बच्चों प्रॉफिट लॉस यूज कर रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड करूंगा पहले मुझे ये बताएं, जुबानी बताएं। इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड करूंगा पहले दिन? पार्ट ए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड करूंगा मैं पहले दिन? 25,000 की कि 27,000 की? बोले, जवाब दें। 25,000 की। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, 25,000 की। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि 2,000 का एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट लॉस को, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने की होगी पहले दिन? 25,000 की। बच्चों अगले क्वेश्चन का जवाब दें। साल के एंड पे की इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? ये तो 1 जनवरी को थी, साल के एंड पे की इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? कितने की होगी? 30,000 की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा, 30,000 की। तो बच्चों वैसे इंटरेस्टिंग, मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो जाएगी कितने की? 30,000 की। लेकिन अब जरा प्रॉफिट लॉस में देखिएगा, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 30, मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिख दूं 30,000 माइनस 25,000, तो मुझे कितना गेन हुआ? 5,000 का। ठीक है, तो ये है 2017 का एक्सट्रैक्ट। $5,000 का गेन रिकॉर्ड होगा। अब बच्चों मैं 2018 की अकाउंटिंग बाद में करता हूं, पहले पार्ट बी पे आ जाता हूं। अगर मैं यूज कर रहा होता फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला मॉडल, तो बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इन्वेस्टमेंट पहले दिन कितने की रिकॉर्ड होती? कितने की रिकॉर्ड होती? 27 की। इसका मतलब है कमीशन एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना था। कोई कमीशन एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट लॉस में जाना था? नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं जाना था। तो इन्वेस्टमेंट 27 की। लेकिन साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 2017 में? बताएं। 30 की। 30 की, क्योंकि 30 रुपए का एक शेयर और 1,000 शेयर, 30,000। तो 27 वाली इन्वेस्टमेंट 30 की हो गई, तो गेन कितना हुआ? पहली बात है, गेन जाना कहाँ है? ओसीआई में। लेकिन जाना कितना है वो अमाउंट भी फर्क है। तो 30 माइनस 27, 3,000 का गेन। हाँ, अब ना यहाँ पे बिल्कुल सुकून से एक बात को समझ लीजिएगा और जहन नशीन कर लीजिएगा। मैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज करूं या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करूं, बैलेंस शीट के नक्शे में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि बैलेंस शीट में तो फेयर वैल्यू ही जानी है।
30,000 रुपया। दोनों मॉडल में बैलेंस शीट में सेम अमाउंट जा रही है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़ता है। प्रॉफिट लॉस में खाली जगह का फर्क नहीं पड़ा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो गेन नीचे आया ओसीआई से नीचे, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है तो गेन ऊपर गया प्रॉफिट लॉस में। एक तो जगह का फर्क भी पड़ा और दूसरा अमाउंट ऑफ गेन भी डिफरेंट है। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में गेन हुआ था 5,000 और यहाँ पे गेन कितना हो रहा है 3,000 रुपया, तो अमाउंट ऑफ गेन भी डिफरेंट है। ठीक हो गया। लेकिन बैलेंस शीट में तो फेयर वैल्यू ही जानी है, मॉडल जो मर्जी यूज कर ले। वही बात जो मैंने क्वेश्चन की शुरू में की थी कि जो मर्जी हो जाए इन्वेस्टमेंट तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो, तो बैलेंस शीट में तो 30,000 ही जाना है, चाहे मॉडल जो मर्जी यूज कर ले। ठीक हो गया बच्चों। अब बात करते हैं 2018 की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये इन्वेस्टमेंट 30 वाली बढ़ के कितने की होगी? 30 वाली इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने की होगी? 32 की। नहीं ये रेहान देखें, मॉडल यूज करने का फायदा कोई नहीं, प्रेजेंटेशन से मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि गेन आपने कहाँ लिखना है। अच्छा 32 के 33, हाँ 33 सॉरी 33,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। अब गेन कितना होगा? 3,000 का, तो वो गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में 3,000 का। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा होता फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तब भी इन्वेस्टमेंट जानी थी 33 की, तब भी 33 की। और प्रॉफिट लॉस में तो नहीं नीचे, लेकिन ओसीआई में गेन कितना आना था? ओसीआई की हेडिंग के नीचे कितना गेन आना था? 3,000 का ही, क्योंकि 30 वाली इन्वेस्टमेंट 33 की हुई। तो अब बच्चों एक और चीज पे अगर गौर कीजिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का गेन सिर्फ पहले साल में डिफरेंट होता है, अगले सालों में सेम होता है। अगले सालों में दोनों मॉडल में 3,000 ही आया, पहले साल में डिफरेंट था। एक मॉडल कह रहा था 5,000, दूसरा मॉडल कह रहा था 3,000। वो गेन क्यों डिफरेंट था पहले साल में? सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। अगले सालों में दोनों मॉडल का गेन सेम है, गेन सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ फर्क है जगह का, कि पहले मॉडल में फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट लॉस में गेन जा रहा था प्रॉफिट में, और दूसरे मॉडल में गेन कहाँ जा रहा है? ओसीआई। ऐसा इस तरह की बातें ना करें, नेट प्रॉफिट दोनों में सेम नहीं है। ओसीआई नेट प्रॉफिट के बाद शो होती है, एहसन अहमद ओसीआई नेट प्रॉफिट के बाद शो होती है। यही तो बात समझा रहा हूं, जगह का फर्क पड़ गया तो नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ता है जनाब, सेम नहीं होते। ओसीआई में लिखने का मतलब है नेट प्रॉफिट के बाद लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस में लिखने का मतलब है प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से पहले लिखा जाता है। एहसन अहमद बात समझ आई? चले हसन, ये कल ना क्वेश्चन कल क्लास के स्टार्ट में पूछेगा, इसका जवाब कल दूंगा। आज इस सवाल के जवाब में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं कि ओसीआई में कौन से गेन जाते हैं, पहले आप ये सोचें, और प्रॉफिट लॉस में कौन से गेन जाते हैं, इसके ऊपर सोचें। ओसीआई में नॉर्मली वो गेन जाते हैं जिनके रियलाइज होने की, जिनके जेब में आने की उम्मीद नहीं होती। जी मैं चार्ट भी दिखा देता हूं, पहले आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लें, क्वेश्चन और सॉल्यूशन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ऊपर फिर जाके मैं फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूं। ये फ्लो चार्ट को भी आप नोट कर लें। ठीक हो गया, तो स्क्रीनशॉट यहीं पे ले लें। सी यू टुमारो सेम टाइम। मुझे मगरिब की नमाज के बाद याद करवाइएगा, मैं नोट शेयर कर दूंगा। जी मैंने जैन शबीर दिखा दिया आपको।
स्क्रीन। शेख अब्दुल राफी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। अरे वाह शेख अब्दुल राफी, ये बात ना कल मुझे दोबारा याद करवाना। हसन और शेख अब्दुल राफी ये दोनों अपने ना, ये जो आपने लिखा हुआ है कल लेक्चर के स्टार्ट में ये बात करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसको क्लियर करेंगे। ओके, सी यू टुमारो सेम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।